सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। अब यहां देखिएगा, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं स्कूल में, आपको याद होगा कॉन्वेंट में आपको पढ़ाया गया होगा कि सर ऐप का पैसा भी लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री में दिए, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में लॉन्च हुआ, वहां जाकर के ले लो, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रस्तावना है, इसमें कोई गलती हुई है तो आप लोग माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में कौन सा वर्ड आया है। देखिए, जब प्रीएम्बल पढ़िएगा भारतीय संविधान का, अगर हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो वहां हम लोगों को समाजवाद भी देखने के लिए मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये राजतंत्र जो ये शब्द है, इसका प्रयोग आपका प्रस्तावना में नहीं किया गया। अब एक चीज समझो कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो उल्लेख है, ये कौन सा संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किस देश की संविधान से ली गई है, तो अमेरिका की संविधान से ली गई है। अब एक बात यहां समझो कि समाजवाद का मतलब होता है समाज के बारे में काम करना, समाज के लोगों के बारे में काम, लोगों के लिए काम करना। रूस की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी, समाजवाद पर टिकी हुई थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद पर टिकी हुई थी, है ना, जिसके कारण वो दोनों के बीच क्या हुआ था, मतलब अच्छा खासा झड़प हुआ था, यानी शीत युद्ध चला था। धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे, है ना। प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा मतलब लोग, यानी लोगों का तंत्र होगा, लोगों का शासन होगा। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, ये नहीं हम लोगों के देश में राजा का शासन है क्या, हम लोगों का देश में राजा का शासन नहीं है, तो ये वाला युद्ध इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, क्या पूछा गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। ठीक है, अब देखो, भारत की बहुत सारी चीजें हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, सब चीज है ना, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके पीछे विवाद है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की जो वकालत किया गया था, वो आरवी धुलेकर के द्वारा संविधान सभा में वकालत किया गया था। इनका कहना था कि हिंदी जो भाषा है, इसको भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान पर आता है। और याद रखना, भारत की अगर बात करें तो साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में क्या हुआ, साउथ इंडिया में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, वहां कन्नड़ भाषा बोली जाती है ना, तमिल भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ये भाषी लोग इसका विरोध करने लगे, साउथ इंडिया के लोग विरोध करने लगे कि नहीं, हम लोग राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को अपने आप पर थोपने नहीं देंगे। इतना तक हो गया कि भाषा के आधार पर ये लोग अपना अलग राष्ट्र, अलग देश बनाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो हमारे संविधान सभा में जितने भी लोग थे, उनके द्वारा बहुत सूझबूझ करके काम लिया गया। कहा गया कि चलो ठीक है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, आज तक भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी क्या है, हिंदी हमारा राज्य भाषा है, राजकीय भाषा, राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। तो इसकी जो मतलब वकालत की गई थी, आरवी धुलेकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत, देखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार होता है, और इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। हम लोग ये 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। इसके पीछे रीजन ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, यानी पहला आजादी का दिन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका था, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका था, संकल्प लिया जा चुका था कि भारत को आजाद करके रहेंगे। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। इसलिए यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। कितने मेहनत, कितना दिन का, 2 साल 11 माह 18 दिन लगातार काम करने पर
भारतीय संविधान बनके तैयार होता 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कौन सा दिन का वेट किया जाता है? 26 जनवरी आने का वेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे 1930 में, इसलिए वो दिन का वेट किया जाता है और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है और उसी दिन से भारत एक संविधान के दायरे में आ जाता है और भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। ठीक है, भारत क्या बन जाता है? एक गणतांत्रिक देश बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्या है कि अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? अंतरिम सरकार किसको कहते हैं? अंतरिम सरकार का मतलब हुआ अंग्रेज के आने से पहले, अंग्रेज आजाद मतलब जब देश अंग्रेज चले गए, सॉरी अंग्रेज जब चले गए, जब देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद तुरंत इलेक्शन तो नहीं हुआ था ना, 1952 में इलेक्शन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद तुरंत चुनाव नहीं हुआ था ना। जब आजादी मिल गया तो आजादी के बाद देश को कौन चलाएगा? चुनाव होने में समय है, चुनाव का प्रक्रिया को करने में समय लगता है। तो उस अंतरिम सरकार किसको कहेंगे? आजादी जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, अंग्रेज छोड़ के जाने के बाद से लेकर के चुनाव होने तक के बीच की सरकार को क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार कहते हैं। तो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ गई? और सरदार लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, लियाकत अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री वही कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते। सॉरी, तो भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां देखो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अंबेडकर हैं। भारतीय संविधान को लिखा किसने? भीमराव अंबेडकर साहब ने। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और भारत देश का पहला कानून मंत्री कौन? भारत देश का पहला कानून मंत्री किनको बनाया जाता है? बी आर अंबेडकर को ही बनाया जाता है। याद रखना, बी आर अंबेडकर को ही भारत देश का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? भारत देश का पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनाया जाता है किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले का जीरादेई ब्लॉक में हुआ था। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम अध्यक्ष होते, अस्थायी अध्यक्ष होते कांग्रेस पार्टी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम पीएम होते हैं भारत देश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लोग होगा, जो भारतीय संविधान के क्या है? पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब याद रखो जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत देश का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। उनके बाद की अगर बात करेंगे तो ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? तब लगा दोगे सिराज गोपालाचारी। पूछेगा भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, है ना? पूछेगा पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब भी वहां क्या लगा दोगे? सिराज गोपालाचारी। सिर्फ एक ही सवाल याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। उनके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान वर्ड किनके द्वारा दिया गया? फ्री टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का फ्री मॉक टेस्ट कैसे देना है, इससे पहले वीडियो में बताए हैं, उसको जाकर के एक बार देख लेना। ठीक है, अब पाकिस्तान शब्द किसने दिया? देखिएगा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट था जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। ये स्टूडेंट कहां पढ़ रहे थे? इन्होंने ये पढ़ रहे थे कहां? ये पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे, है ना? उनके बाद इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिया था और इन्होंने क्या चलाया था? पाकिस्तान की मांग इन्होंने ही उठाया था, चौधरी रहमत अली। और इन्होंने कहा, एक किताब लिखा, नाउ और नेवर, है ना? नाउ और नेवर, है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये किताब इन्होंने लिखा था, उसी में ये वर्ड इस्तेमाल किया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान वर्ड दिया गया था। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान वर्ड दिया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्तान का गठन किसके द्वारा किया गया था? अब बात यह आई कि आजाद दास्तान क्या है? आजाद दास्तान, है ना?
आजाद दास्तां, ठीक है। आजाद दास्तां का गठन कब होता है ये तो पता चल गया, 1942 में, ठीक है। अब ये चीज हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, संपूर्ण क्रांति याद है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किनका भाषण है, ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण का भाषण का अंश है संपूर्ण क्रांति। सिंह समझ गए। तो संपूर्ण क्रांति की जो देते हैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही आजाद दास्तान का गठन किया जाता है 1942 में। उनके बाद इनके केस दायर कर दिए जाते हैं, जिनके कारण अंग्रेज इन पर ट्रायल चलाते हैं, और ये है ना छिपने के लिए कहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण कहाँ चले जाते हैं, पड़ोसी देश नेपाल चले जाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आजाद दास्तान का गठन 1942 में किसके द्वारा किया गया, हमारे पाठ के लेखक, संपूर्ण क्रांति के लेखक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब, 1942 में किया गया था। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, बताइएगा महात्मा गांधी जी की हत्या किनके द्वारा किया गया था, एक कट्टरपंथी के द्वारा किया गया था, है ना। एक कट्टरपंथी, क्या नाम था उनका, है ना, नाथूराम गोडसे, है ना, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। समझ गए। अब एक इन्होंने हत्या कब की थी इनकी, तो जब पंडित जब महात्मा गांधी पूजा करने जा रहे थे, तो उसी समय ये जो है हत्या किए थे, ठीक है। पैर छू रहे थे, पैर छू करके डायरेक्ट रिवॉल्वर चला दिए, गन चला दिए। हत्या हुई थी उनकी दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को उनके आश्रम पर हत्या कर दी गई इनकी। उनके बाद नाथुराम गोडसे जाकर के कोर्ट में माफी मांगते हैं, है ना। मतलब अगर सही काम किए तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये लोग तरह से माफी मांगते हैं। अब यहाँ है 30 जनवरी 1948 को, अब पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ क्या था भाई, डीओबी, है ना, डीओबी था, है ना, 2 अक्टूबर 1869। कहां पे, गुजरात, गुजरात राज्य में इनका जन्म होता है। बात समझ में आ गई। 2 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, याद है, 2 अक्टूबर को ही। समझ गए। नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। देखिएगा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, असहयोग आंदोलन, है ना, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला। बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, लेकिन अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए और भी अंतरिम प्रयास किया गया, ठीक है। अंग्रेजों को भगाने के लिए कई प्रयास किए गए। प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी नए बच्चे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, उतना करना है। और ऐप के बारे में टेस्ट कैसे फ्री में देना है वो हम बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर, देखिएगा मुंबई में, मुंबई प्रस्ताव, मुंबई में मीटिंग होता है एक, मुंबई में एक मैदान होता है, वहां मीटिंग होता है मुंबई में 1942 का। अब देखिएगा मुंबई प्रस्ताव, मुंबई अधिवेशन, भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, मुंबई अधिवेशन 1942 में होता है, और वहां एक प्रस्ताव पार किया जाता है। वो प्रस्ताव को पारित करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रोल रहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिलकर के क्या करते हैं, 1942 के मुंबई अधिवेशन में भारत को आजाद करने के लिए वो क्या, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्टिंग करते हैं। कोई भी आंदोलन जब शुरू होगा तो उस आंदोलन को शुरू करने से पहले क्या होगा कि सारी कमेटी बनाई जाएगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कितना लेयर होगा। अगर पहला लेयर को पुलिस कब्जा करके पकड़ के जेल में डाल देगी तो दूसरा लेयर काम करेगा, दूसरा अगर भी डाल देगी तो तीसरा लेयर काम करेगा। तो बहुत सोच समझ करके 1942 के अगस्त प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो जब यह आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जैसे यह आंदोलन शुरू हुआ तो कमीने अंग्रेज की तरफ से, उनके पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया कि भाई क्या नाम था उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन जीरो, है ना। और ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सारे को उठा करके जेल में डाल दिए, है ना। उसके बाद आंदोलन क्या हो गया, ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि 2 लेयर था। जब अगुवाई जो आगे के नेता थे उनको जब जेल में डाल दिए गए तो वो लोग पहले से प्लानिंग कर लिए थे, देखो अगर हम लोग को जेल में डाला जाएगा तो आंदोलन का लीड कौन करेगा। उसी तरह से जैसे अभी आईएसआई है, आईएसआई आतंकवादी संगठन ना पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा है ये आईएसआई। अमेरिका आईएसआई के कोई भी एजेंटों को मारता है ना, मुखिया को, मेन आदमी को, तब उसका लीडर कब दूसरा बन जाता है, दूसरा को मानता तीसरा बन जाता है, मतलब इसका लीडर खत्म ही नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ क्या किया गया कि 2-3 लेयर बनाए गए। तब पहले वाले को
शुरुआत के लेयर को जितने बस जेल में डाल दिया गया, फिर दूसरा लेयर काम करने लगे। ठीक है, तो ये जो आंदोलन चला था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी लोगों को जेल में डाला था अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा? ये सवाल आपके स्क्रीन पर है ना? ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे कम से कम, है ना? और सेशन को शेयर करने में आप लोग पीछे मत रहिए, शेयर करने में पीछे मत रहिए। और जितने भी बच्चे हैं सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर वगैरह कर देंगे। ठीक है, चलो अब बात ये आई कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 हम बोल दिए थे गलती से, 1906 में की गई, है ना? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। किसकी अगुवाई में? नवाब सलीमुल्लाह, है ना? नवाब सलीमुल्लाह, है ना? इंग्लिश लिखने में आसान लगता है। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के अगुवाई में, आगा खां के अगुवाई में इसकी स्थापना की जाती है 1906 में। कहां? ढाका में। समझ गए? तो ढाका उस समय बांग्लादेश में भी, ढाका कहां है? बांग्लादेश में। तो उस समय बांग्लादेश भारत का ही पार्ट था। ठीक है, तो कब की जाती है? 1906 में। और यही मुस्लिम लीग आगे चल के 1940 में क्या करती है? पाकिस्तान का प्रस्ताव रखती है कि भारत के लिए एक और क्षेत्र बनेगा भारत से के, जो पाकिस्तान कहलाएगा। 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ठीक है, और देश का विभाजन करने के लिए ये लोग पूरा लग जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो बता ही दिए, बांग्लादेश की राजधानी भी है वर्तमान में, ये ढाका में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका जन्म सीवान जिला में, बिहार के सीवान जिला में जीरादेई ब्लॉक में होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर, तो वो हो जाएंगे आपका सरदार पटेल। बी आर अम्बेडकर पहला कानून मंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रथम पीएम, है ना? चारों के चारों आदमी सरकार में थे, है ना? चारों के चारों आदमी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बस समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन होता है? देखो, भारतवर्ष का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है, आजाद भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनता है। उनके बाद कोई और नहीं आते हैं, इसलिए अंतिम भारत का गवर्नर जनरल जो होगा वो सी राजगोपालाचारी ही होगा। ठीक है, तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो होगा, गवर्नर जनरल इनको बोलते हैं, वो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सबसे पहली बात बताइए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि अंग्रेजों की दुनिया में अंग्रेजों से क्या जो है क्या किया जा सके, भारतीय लोगों को आजाद किया जा सके, उनके हक की बात किया जा सके। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, मतलब डॉक्टर वेमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। समझ गए? और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है ना? 1885 को। बात समझ में आई? तो 1885 को क्या होती है? आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा, डॉक्टर ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914 से लेकर के 1918 तक लगातार ताबड़तोड़ एकदम चलता है, 4 साल, है ना? ये युद्ध चलता है और इस युद्ध में भारतीय सैनिक अंग्रेज की तरफ से साथ दिए थे। जबरदस्ती वो लोग कह रहे थे कि साथ दो, हम आजाद छोड़ देंगे भारत को, इसके कहने पर साथ दिए थे। और गांधी जी को खुश होकर के अंग्रेजों ने क्या टैग दिया था? केसरे हिंद का टैग दिया था। लेकिन केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है, गांधी जी उसको त्याग दिए थे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? है ना? देखो, बस जब कांग्रेस पार्टी का कोई भी अधिवेशन होता है तो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन जितने भी होते हैं, कांग्रेस पार्टी जब गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, तो उसका जो मेन पावर है वो अध्यक्ष के पास होता है। कांग्रेस पार्टी कौन रहेगा पार्टी में, कौन जाएगा, किनको रखना है, किनको निकालना है, आनुकुम जानकुम उन्हीं का हाथ में है। ठीक है, तो अब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव इलेक्शन होता है। तो यह चुनाव होता है 1938 में और चुनाव होता है 1938 में, चुनाव होता है 1939 में। दो गो चुनाव होता है। दो चुनाव में क्या होते हैं, यहां जीत जाते हैं आपका कौन? ये सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र
बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, यानी एसबी जीत जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस एससीएस जीत जाते हैं। अब इनके कंपटीशन में गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को उड़ाए थे। ये दक्षिण भारत का बहुत ही बड़े नेता थे, दक्षिण भारत का पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी उठाए थे कि चलो तुम जो है क्या बनोगे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनोगे। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया बने, और बाकी लोग सब लोग वोट दे दिए सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो क्या होता है कि दो बार जो इलेक्शन होता है 1938 1939, दोनों बार सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, जिसके कारण गांधी जी नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर के बहुत नाराज हो जाते हैं, तो जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भाई साहब हम नहीं बनना चाहते अध्यक्ष, आप बना दीजिए उसको, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये कैसे कर सकते हैं हम, जब तुमको चुना गया तो तुम्ही को बनना पड़ेगा ना, इसको नहीं चुना गया, जो हार जीत अलग बात है, चुना गया उनको तो तुम्ही को बनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, देखो आप याद कीजिए 10th का हिस्ट्री, 10 क्लास का इतिहास अगर आप लोग पढ़े होंगे ईमानदारी से, ईमानदारी नाम से अगर कुछ चीज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 10 क्लास का हिस्ट्री, वहां हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अच्छे पढ़े। 1914 से 18 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, 1939 से 1945 तक आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। तो द्वितीय पूछा है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1939 को, खत्म कब होती है 1945 को, ठीक है। तो 1939 लगा दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को, कब 1915 ईस्वी को वो भारत लौटते हैं, 1915 ईस्वी को वो भारत लौटते हैं, कौन, महात्मा गांधी। बात समझ में आ गई क्या, कोई चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां किया गया, ठीक है। महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कहां, राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहां आए थे, चंपारण आए थे, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, जहां 3 कट्ठा पद्धति लागू था, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, है ना, और किसान परेशान हो गए थे, जिसके कारण 3 कट्ठा पद्धति को हटाने के लिए 1917 में गांधी जी कहाँ आते हैं, चंपारण आते हैं, और चंपारण में वो पहला सत्याग्रह उनका सक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के बारे में चर्चा ना है ओ सदानीरा में, हिंदी वाला पाठ याद कीजिए, ओ सदानीरा में इन्हीं के बारे में चर्चा है, जो गांधी जी जो आते हैं इन्हीं के बारे में वहां चर्चा है। सवाल अगला नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा है, करो या मरो, ये नारा 1942 में दिया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना, ये नारा 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि भाई साहब सर जी कब से, हाँ ठीक है, 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और याद रखना गांधी जी ये नारा इसलिए दिए थे ताकि लोगों के अंदर जोश हो। 1942 में दिए थे ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और भारतीयों को कहा था कि भाई करो या मरो, है ना, करो या मरो, नहीं तो फिर हमेशा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। अभी अगर आजाद भारत के लिए कदम नहीं उठाएंगे, भारत को आजादी दिलाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो हमेशा गुलामी रहना पड़ेगा अंग्रेज का, इसलिए वो ये नारा देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, हर एक गुरु का गुरु होता है, बात समझ में आ गई, हर एक लोगों का गुरु होता ना, तो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन आध्यात्मिक गुरु दूसरा है, नाम भूल रहे हैं इनका, आध्यात्मिक गुरु दूसरा कोई है, ठीक है। तो राजनीति किनसे सीखी है, महात्मा गांधी राजनीति किनसे सीखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी, और ये गोपाल कृष्ण गोखले का ही देन है, गांधी जी 1915 में अफ्रीका से आए थे, गांधी जी एक वेल्डन फैमिली से थे, वकील थे, वो एडवोकेट थे, पैसा अच्छा कमाते थे वहां अफ्रीका में रह करके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत उनका पिताजी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, पैसे की कमी नहीं थी। तो उनका जो गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी को कहते हैं कि एक बार भारत आकर के विजिट कर लो, यहाँ देखो कितने, क्योंकि गांधी जी वकील थे, एडवोकेट थे, और वकील को जानते ही हो कितना पावर रहता है, तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले कहे कि एक बार भारत आकर के देख लो, यहाँ लोगों को कितना सताया जा रहा है, अंग्रेज कितना ज्यादती कर रहे हैं, कितना यहाँ सताया जा रहा है। तो गांधी जी उन्हीं के कहने पर 1915 में वापस आते हैं भारत अफ्रीका से, किनके कहने पर, इनके कहने पर आते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, देखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जहां भारतीय लोगों को एक तरह से बहलाने फुसलेने का काम किया जाता है, अंग्रेजों की तरफ से आंदोलन को खत्म करने का काम किया जाता है। तो 3 गोल सम्मेलन होता है, चतुर्थ तो होता ही नहीं है, तो 3 गोल में सम्मेलन में
पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं जाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीडर बन के कौन जाते हैं? महात्मा गांधी जाते हैं। और वहां जब वो जाते हैं तो सभी लोग अपने अलग अलग प्रतिनिधि मंडल का निर्माण, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल का डिमांड करते हैं। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल ऐसे समझो जैसे कि मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी, है ना, 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, है ना। मुस्लिम लीग किसकी मांग की थी? 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। तो वहां जाकर के जितने भी, जैसे कि ये भी गए थे, बी आर अम्बेडकर साहब, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। बी आर अम्बेडकर साहब वैसे आदमी है, वैसे इंसान जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो वहां जाकर के सब लोग अपना अपना अलग प्रतिनिधि मंडल का डिमांड करते हैं, यानी हम अपना देश बनाएंगे, हम अपना बनाएंगे, हम अपना बनाएंगे। तो गांधी जी सोचे कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा, भारत का बंटवारा कभी नहीं होगा, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी नहीं हो सकता है। वो गोलमेज सम्मेलन छोड़ के वहां से भाग जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसकी तरफ से शामिल हुए थे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल हुए थे। कौन? गांधी जी। बात समझ में आ गई? सवाल अगला है कि 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? बात यह बहुत अच्छी है। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या मनाया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। रावी नदी के किनारे, है ना, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 का जो दिन है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, क्योंकि ये 1930 को 26 जनवरी का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन बन चुका था। इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि संविधान जो लागू होगा वो कब होगा? 26 जनवरी 1950 को होगा। बात समझ में आ गई? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में होता है ना। 1938 में भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन का मतलब हुआ मीटिंग। सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित कर दिया? देखिए 1938 का अधिवेशन में और 1939 दोनों वर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में उठते हैं, चुनाव में उठते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीतने के लिए। पट्टाभी सीतारामैया किन की तरफ से? गांधी जी की तरफ से, लेकिन ये हार जाते हैं। और 1939 में कौन जीत जाते हैं? वो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और गांधी जी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण ये सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी ही छोड़ देते हैं और आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आगे चल के अलग एक पार्टी अपना बना लेते हैं जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अलग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया। ठीक है, 1939 की स्थापना किसने की? मतलब जब गांधी जी काफी नाराज हो गए, जब पट्टाभी सीताराम ये हार गए, तो इनको अच्छा नहीं लगा सुभाष चंद्र बोस को, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम पार्टी ही छोड़ रहे हैं, हम अध्यक्ष पद के, है ना, अध्यक्ष पद तो दूर की बात, हम पार्टी में ही नहीं रहेंगे। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने नारा दिया वेदों की ओर चलो? वेद कितने प्रकार के भाई? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों की ओर जाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था कि हमारे जितने भी लोग हैं वो वेदों की ओर आएंगे। वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, ये बात वहां कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बात समझ में आ गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। और जब आप टीचिंग का एग्जाम दीजिएगा, जब आप लोग जो ना, आप लोग टीचर बनिएगा, टीचर बनने का अगर मतलब टीचर बनने का अगर ट्रेनिंग लीजिएगा, है ना, टीचर बनने का, चाहे आप मिडिल स्कूल का 6 to 8 का टीचर बनने का ट्रेनिंग लीजिएगा, हाई स्कूल का लीजिएगा, तो उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है ना, ज्योतिबा फूले के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन। बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन क्यों देना चाहिए, उनके ऊपर इनका एक किताब लिखा गया ज्योतिबा फूले का। ठीक है, वो चीज पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे। लोकमान्य तिलक किनको कहेंगे? तो लोकमान्य तिलक जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को कहा जाएगा। अब बात याद कीजिए, एक सूत्र है लाल बाल पाल। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। एक था नरम दल, एक था गरम दल। नरम दल जो है वो रिक्वेस्ट के आधार पर देश को आजाद करना चाहते थे, गरम दल लाठी के आधार पर, बंदूक के आधार पर करना चाहते थे। बात समझ में आ गई? लाल कृष्ण, लाल बाल पाल, लाल का मतलब हुआ लाल लाला लाजपत राय, बाल मतलब क्या हो जाए? बाल बाल गंगाधर तिलक,
पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, 3 आदमी है। तो यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में, 2 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है ना। और उनका राष्ट्रीयकरण मतलब वो देश के लिए काम करेगा, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करेगा। उनका राष्ट्रीयकरण 1959 में किया गया था। 1949 में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को, टिस्को की स्थापना 1907 में की जाती है। कहाँ की जाती है? झारखंड के, झारखंड के कहाँ? झारखंड के कहाँ? झारखंड में एक जगह नहीं है, क्या नाम है उनका, भूल रहे हैं जाओ, ठीक है। तो झारखंड में की जाती है, याद रखना, हाँ जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ किया गया था? झारखंड की जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक होगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार कब अलग राज्य में बना? अब देखिएगा, आपको पता है कि असम की बात करें और जो बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि उस समय आजाद देश का बंटवारा नहीं हुआ था। बांग्लादेश की बात करें, खुद वेस्ट बंगाल यानी ममता बनर्जी की बांग्ला की बात करें, उसके बाद झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, ये सारा मिलाकर के जो था बंगाल था, एक प्रेसिडेंसी था बंगाल, ठीक है। तो यहां जो है 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाता है, ठीक है। और उस समय बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। फिर ये बिहार का विभाजन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन होकर के एक अलग राज्य बनता है जिसका नाम होता है झारखंड, है ना। यूपी का खंडन होकर के 2000 ईस्वी में यूपी से छट के बनता है उत्तराखंड, है ना। तो अलग अलग राज्य का छट करके अलग अलग राज्य बनता है। तो 1 अप्रैल 1912 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया गया? 1856 में। मतलब अंग्रेज की तरफ से कानून लाया गया कि जो, अंग्रेज की तरफ से कानून लाया गया कि जो आदमी क्या करेगा, जो जिसका पति देहांत कर जाएगा वो लेडीज दोबारा शादी करेगी, है ना, उसी को कहेंगे विधवा पुनर्विवाह एक्ट। कब होता है? 1856 में। सती प्रथा का उन्मूलन कब होता है? जानते हैं कि भाई साहब अगर पति देहांत कर गया तो पत्नी को भी जलना पड़ता था, वही है सती प्रथा। 1829 में इसको सती प्रथा को समाप्त किया जाता है और 1856 में ही कानून लेके आया जाता है अंग्रेज का तरफ से कि जो जिसका पति देहांत कर जाएगा उनका विवाह हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वर्ण व्यवस्था सती प्रथा के अंतर्गत उन लोगों को देखना भी क्या था, है ना, पाप समझा जाता था। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड होता है और जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश देते हैं। जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्राप्त हुआ? कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डब्बा वाला 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड तट पर यही आए थे भारत की खोज करते हुए, वास्को डी गामा, ठीक है। उसको वास्को डब्बा वाला बोलता है बस, ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की जाती है और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बने हुए थे। इन्हीं के काल में बंगाल का विभाजन किया जाता है ताकि बंगाल की एकता को खत्म किया जा सके। और क्या किया जा सके? बंगाल की एकता को खत्म करके, एकता को जब खत्म कर देंगे तो देश आजादी नहीं मांगेगा, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है? बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 में की जाती है। और उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं बाबू? तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन होते हैं। बात समझ में आ गई। लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज आप लोग नहीं दिए हैं क्या? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट। अरे भाई फ्री कर दिए हैं टेस्ट सीरीज, जाकर के लो, है ना। टेस्ट सीरीज तो जाकर के आप लोग फटाफट देखो कितना नंबर आ रहा है हर चैप्टर में, क्योंकि हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज फ्री कर दिए हम। जाओ, ठीक है, ऐप में जाओ, तो ऐप में जाकर के डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम किस शहर में है? देखो, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो लोग जहाँ बसते थे ना, जिस बस्ती में, तो उन लोगों ने कहा कि भारतीयों की बस्ती अलग होगा
अंग्रेजों की बस्ती अलग होगा, क्योंकि भारतीय लोग उतना साफ सुथरा नहीं रहते थे, है ना, घर द्वार उतना ठीक नहीं था, झोपड़ी लगता था, तो उन लोग को रहने में ठीक नहीं लगता था। वो लोग क्या किया, दीवार खड़ा कर दिया, दीवार खड़ा करके गोरों की बस्ती, काले की बस्ती। अब भारतीय लोगों को क्या किया उन्होंने, कालों की बस्ती, और अपने लोगों को वो गोरों की बस्ती कहा। तो फोर्ट विलियम अंग्रेजों की बस्ती था, और ये जो था फोर्ट विलियम, ये विलियम जोन्स के द्वारा बसाया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में इसको बसाया गया था, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये सब आप लोग याद है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब किया? देखिए, जब अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, तो जो है ना, तो अंग्रेज यहाँ शासन कैसे कर पाएगा, जब यहाँ के लोगों की भाषा को समझेगा तब ना। यहाँ के लोगों की वो लोग भाषा नहीं समझ पा रहे थे। जब भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो उन लोगों ने दिमाग लाया कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को हम अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा उसको सिखा देंगे, तो वो मेरा बात को समझेगा, और वो मेरा बात को समझेगा, वो मेरा बात को सामने सभी लोगों को समाज में बताएगा, मतलब वो मेरा ट्रांसलेटर का काम करेगा। अंग्रेजी शिक्षा इसलिए ना चालू किया गया कि देश को और अच्छी तरीके से गुलाम बनाया जा सके, ताकि इन लोगों की, पहले वो लोग भाषा समझने का प्रयास किए, संस्कृति समझने का प्रयास किए, कमजोरी जाना, तब ना इतना देश गुलाम रहा। इतने लंबे समय तक देश कैसे गुलाम रह गया? आसान था क्या? नहीं ना, आसान तो नहीं था। देश को गुलाम बनाया गया, है ना। देश को किस तरह से गुलाम बनाया गया, ये चीज आप लोग समझते हैं। तो याद रखना, ये आपका 1813 को, नहीं 1835 को अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देना पारित कर स्टार्ट कर दिया था। भारत की राजधानी दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी घोषणा जो की गई थी 1911 में, भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता जाएगा, इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। लेकिन वास्तविक में भारतीय संविधान को कब ट्रांसफर किया गया था? कोलकाता से दिल्ली 1912 को। अब एक बात आप लोग बताइए कि भाई साहब, जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, तो उसका मतलब ये हुआ कि देश के बीच में देश का राजधानी होगा। अब जब 1911 1912, समझो समझो, 1911 में अनाउंसमेंट किया गया दिल्ली की, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगा। तो कलकत्ता से दिल्ली क्यों गया? क्योंकि देश बड़ा था उस समय, भारत का विभाजन तो नहीं हुआ था ना। पाकिस्तान बना था क्या? 1947 में बना ना पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश भी नहीं था। बांग्लादेश से लेकर के पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया लेकर के पूरा देश था। तब दिमाग लगाया गया कि देश के बीच में राजधानी होगा। तब 1911 में 1911 को वहां राजधानी ले जाने का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन अभी तो देश का बंटवारा हो गया, है ना। अभी जब देश का बंटवारा हो गया, तो अब बोलो, अब देश का राजधानी कहाँ होना चाहिए? अब देश का राजधानी देश के बीच में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए। अरे भाई, अभी दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था भारत का, वो उस समय के अनुसार ने बनाया गया था कि भाई देश का बीच, सेंटर एरिया वही है, दिल्ली है। उस समय पाकिस्तान को देख करके, बांग्लादेश को देख करके सारे, क्योंकि सब भारत ही था, बंटवारा नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, सारे को देख करके ना मेन सेंटर पे राजधानी स्थापित किया गया था। लेकिन अभी तो बंटवारा हो गया, लेकिन अभी के हिसाब से तो अब राजधानी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, खैर क्या करो ये सब चीज। चलो चलो, अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। तो स्वेज नहर बनाना स्टार्ट हुआ था 1859 को, बन के तैयार हुआ 1869 को। जैसे तैयार हुआ तैसे इसको खोल दिया गया, और 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मिस्र की सरकार के द्वारा, और मिस्र की सरकार इस पर अधिकार कर लिया। स्वेज नहर पर किसका अधिकार हो गया? मिस्र का अधिकार हो गया था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, इतना याद रखना। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। पहले इसका नाम बंबई था, बंबई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू होता है बैरकपुर छावनी में। चर्बी वाला कारतूस के कारण मंगल पांडे उसका विद्रोह करते हैं, और इसकी अगुवाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग करते हैं। वीर कुंवर सिंह बिहार में इसकी अगुवाई करते हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ में इनकी अगुवाई करते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है ना, बेगम हजरत महल लखनऊ में करते हैं। उनके बाद वीर कुंवर सिंह पीर अली पटना में करते हैं। तो याद रखिएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने, बात समझ में आ गई। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा? तो ये कहा सोले ने। सोले एक अंग्रेज अधिकारी थे, सोले एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने कहा, आई हैव अ क्वेश्चन। भाई जो जो भी क्वेश्चन है ना, कौन है? रूबी सुल्ताना। भाई रूबी सुल्ताना, तुम कर देना क्वेश्चन जो भी है कमेंट सेक्शन, जो फोन नंबर दिया गया उसमें
व्हाट्सएप में कर देना, सवाल दे दिया जाएगा। तो सोले ने कहा भारत एक क्या है, मात्र भौगोलिक इकाई है। भारत क्या है, एक मात्र क्या है, भौगोलिक इकाई है। अब एक चीज यहां हमको समझ में आई कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, और जब साहित्य के बारे में कंपैरिजन किया जाता है तो अंग्रेज अधिकारी क्या बोल रहे थे कि भारत का जो साहित्य है, उसका जितना भी साहित्य का किताब है वो एक गो अलमारी में समट जाएगा, एक गो अलमारी में समझ जाएगा। भारत का इतना इतिहास छोटा है, इतना उसका जो संस्कृति है, उसका जो मतलब उसका जो एक तरह से इतिहास है, संस्कृति है, बहुत छोटा है ना। ये कहीं ना कहीं अपमान करने की बात है कि साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य की, ठीक है। तो साहित्य भारत का पूरा साहित्य एक अलमीरा में आ जाएगा, ये अंग्रेज अधिकारी कह रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है काशी में, और गुरु नानक और कहाँ, और एक संत है कबीर, उनका भी जन्म होता है काशी में। काशी कहाँ, यूपी उत्तर प्रदेश में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक, सर एक बार नाम लीजिए, कौन है, अवधेश पांडे। चलिए मैंने नाम ले लिया है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था, एक किताब का नाम है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री टेस्ट आप लोगों का लॉन्च हुआ है इससे पहले शाम की 6 बजे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो ऐप को डाउनलोड करके आप लोग जो है ना फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का वहाँ दिया गया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का आना बाकी है, तो आप लोग जाकर के दीजिएगा वहाँ जरूर, ठीक है। और ये नंबर रखिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई कीजिएगा, 9263 0 246 92, इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई कीजिएगा। तो आपको जो है लिंक जाएगा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट देना है, ठीक है। फ्री आप लोग टेस्ट का डिमांड कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को मिल गया है। और जो भी बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, और नए बच्चे हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी, सर फ्री में है, हाँ बिल्कुल फ्री में, टेस्ट फ्री में। तो क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरीके से सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बताइएगा सारी चीज़ ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, लव यू टू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।